हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फन विद केमिस्ट्री में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में आपको केमिस्ट्री बहुत इजी करके पढ़ाता हूँ। आसान टिप्स में हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप इस चैनल से बने रहिए और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका वाई, क्वेश्चन आपका है वाई हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ये क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है वाई हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ये क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, एक एक करके एक्सप्लेन करिए। तो बच्चों, हेलो एरिन्स पहले जानिए, हेलो एरिन्स क्या है, हेलो एल्केन्स क्या है। तो देखिए हेलो और एरिन्स, आप देखिए कि हेलोजन जो आपका होता है, हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन होता है आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट। इसमें आपके आ जाते हैं FCl, Br और फिर I। और एरिन्स का मतलब होता है बच्चों एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का पेरेंट मेंबर होता है अपना बेंजीन। बेंजीन होता है जी C6H6 और इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। और इस बेंजीन में, एरोमेटिक रिंग में अपना कोई एक हेलोजन जाके जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका हेलो एरिन। हेलो एल्केन्स के बारे में यहाँ पर भी आपका हेलोजन है। हेलोजन आपका ग्रुप 17 एलिमेंट हो गया, FCl, Br और फिर I। और ये एल्केन्स में जाकर के जुड़ रहा होगा। एल्केन्स क्या होता है जी, एल्केन्स का पेरेंट मेंबर हुआ CH4 यानी कि मीथेन। तो इस मीथेन में, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूं आपको, इस कार्बन में आपके 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हमने कोई एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया और हटाने के बाद हमने कोई एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, ये बना CH3Cl। ये है अपना हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हुआ हेलो एरिन और ये हुआ आपका हेलो एल्केन। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में कि क्यों ये जो हेलो एरिन्स है वो केमिकली हेलो एल्केन्स से कम रिएक्टिव होता है। तो बच्चों, इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इसके 4 रीजंस हैं। तो इसके 4 रीजन में सबसे पहला रीजन होता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रिजोनेंस स्ट्रक्चर, अब रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखिए। आप इस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से। इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई डबल बॉन्ड का मतलब हुआ जी पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन है और इस Cl के पास लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। आप देखिए Cl को ऑक्टेट पूरा करना है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ खर्च कर रखे हैं, इस कार्बन के साथ। तो 8 पूरा करने के लिए इसके पास 2, 4, 6 और ये हो गया जी 2, 8। इसके पास 6 लोन पेयर, मतलब 3 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है। अब पाई इलेक्ट्रॉन बगल में लोन पेयर, तो ऐसे केस में कंजुगेशन हो जाता है। तो कंजुगेशन होने की वजह से ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग में फेंकना शुरू करता है। ठीक है जी, तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग में फेंकना शुरू करता है। इस वजह से कुछ रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं। तो कैसा कैसा रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं आपको यहां बताऊं। तो सबसे पहले ये हो गया जी Cl, और Cl के पास में आपके 3 लोन पेयर हैं और इसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास आया, तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस कार्बन ने अब 5 बॉन्ड बना लिए। ये तो डबल बॉन्ड हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो डबल बॉन्ड,
ठीक है जी। और फिर ये एक बॉन्ड इसके साथ भी बना हुआ है, 5 बॉन्ड हुआ, 5 बॉन्ड स्टेबल होगा नहीं। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे हो गया जी आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब Cl के पास क्या है जी, ये 2 लोन पेयर हुए, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस का चार्ज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा, ये यहाँ पे होगा, और बाकी के सारे बॉन्ड्स एज इट इज हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये बॉन्ड टूट के आएगा जी इस कार्बन में। तो नेक्स्ट रिजोनेंस आपका जो बनेगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका, Cl के पास 2 लोन पेयर प्लस का चार्ज, ये आएगा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ ये टूट के आएगा तो यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ज्यादा होगा, और पहले का बॉन्ड वैसे ही है। अब ये वाला घूम के आएगा इस पोजीशन पे, और ये टूट के आएगा जी इस कार्बन पे। तो इसका नेक्स्ट रिजोनेंस आपका बनेगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ है आपका डबल बॉन्ड प्लस का चार्ज, अब ये आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। ठीक है जी। अब इसका लास्ट रिजोनेंस बनेगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पोजीशन पे आएगा, और फिर अब इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाया तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यानी कि इसका अगला रिजोनेंस ये मैं नीचे बना देता हूं। ये बॉन्ड आपका यहाँ पे पहले से है, ये बॉन्ड यहाँ, ये आया तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और ये चूंकि Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया वापस सिंगल बॉन्ड, और इसके पास अब 3 लोन पेयर। अब देखिए बच्चों, सभी रिजोनेंस स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड नहीं है बच्चों। अगर आप कहिए कि ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, तो रिजोनेंस के थ्रू आप देख रहे हैं अब ये डबल बॉन्ड हो चुका। अब देखिए ये आप देख रहे हैं सिंगल, लेकिन रिजोनेंस के थ्रू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डबल हो गया। इसका मतलब हुआ कि कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड नहीं रहता है, सबों के ऊपर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है जी। तो चूंकि सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो डबल बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल होता है, बॉन्ड के लेवल ज्यादा होता है, तो फिर कोई दूसरा एटम आकर के कैसे जुड़ पाएगा। बॉन्ड टूटेगा, ये देखिए भाई डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई दूसरा आगे जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो दूसरा जुड़ेगा। अब डबल बॉन्ड होने की वजह से टूट नहीं पाता तो फिर दूसरा कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तो फिर इसकी रिएक्टिविटी कम होगी ना। ठीक है जी। तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो पहला रीजन तो रिजोनेंस की वजह से होता है। तो बच्चों दूसरा रीजन जो निकल के आता है वो है डिफरेंस इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए वो कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। तो पहला रीजन आपने देखा रिजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरा रीजन आप देखेंगे अभी डिफरेंस इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है ये समझिए। देखिए हेलो एरिन्स में आपने अभी देखा कि सभी कार्बन पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है। और आपने ये भी पीछे पढ़ा है कि डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन। और अगर हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलो एल्केन्स में ये आपका हेलोजन जुड़ा हुआ, बाकी इसके साथ 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो भाई सिंगल बॉन्ड में होता है जी sp3 हाइब्रिड कार्बन। सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पे देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना, देखिए ऑर्बिटल्स कितने हैं, p के 2 और s के 1, टोटल कितने हो गए 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर कितना होगा, s का कैरेक्टर होगा बच्चों 33.33%। कैसे, मान लीजिए कि 100 रुपए है और उसे हमने 3 लोगों में बांटने हैं
देखिए ना, 2 और 1 3, 3 लोगों में बांटे तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 33.33%। अब आप इसमें देखिए sp3 हाइब्रिड कार्बन में s कैरेक्टर बच्चों कितना होता है? 25%। क्योंकि अभी देखिए 3 और 1 4 ऑर्बिटल हो गया। अब 100 मान के चलिए 100 रुपया है, उसे आपको 4 आदमी में बांटना है, तो एक आदमी को 25 रुपया मिला ना, तो s कैरेक्टर 25%। अब बच्चों s कैरेक्टर आपको sp2 यानी कि हेलो एरिन्स में ज्यादा होता है। s कैरेक्टर जो बच्चों होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स मोर टाइटली। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखते हैं। अभी जाने देंगे तभी तो दूसरा कोई आएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से जाएगा, टूटेगा, तभी तो दूसरा आके जुड़ेगा, तभी तो रिएक्टिविटी होगी। तो ये टाइटली पकड़ के रखता है, इस वजह से ये या तो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। एक और रीजन होता है, जरा देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा कार्बन और हेलोजन के बीच का, वो आपको होता है 177 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ आपका होता है 169 पिकोमीटर। अब जरा देखिए, अगर बॉन्ड लंबा है तो उसको आसानी से तोड़ पाइएगा, छोटा बॉन्ड है तो टूटने में मुश्किल होगा, है कि नहीं? और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो आसानी से टूटेगा, ये टूटेगा तभी दूसरा आके जुड़ेगा, तभी उसकी रिएक्टिविटी होगी। और अगर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो फिर दूसरा फिर कैसे जुड़ पाएगा? तो दूसरा रीजन होता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। तो बच्चों तीसरा रीजन होता है, वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। अब इसे समझाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले SN1 रिएक्शन समझना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन बच्चों क्या होता है, इसके लिए मैं और भी छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल आप समझिए कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप में होता है कि कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। और कार्बोकेटायन की जनरेशन होने के बाद कोई न्यूक्लियोफाइल इसके आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो उस वजह से हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं रेशमाइजेशन या फिर रेशमिक मिक्सचर, रेशमाइजेशन, ठीक है जी। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद जो कोई दूसरा रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से पीछे से दोनों तरफ से आपका जुड़ जाता है, तब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम फिनाइल केटायन की बात करें, अगर कोई हेलो एरिन्स है, सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर कोई हेलो एरिन्स है और उसे SN1 रिएक्शन करना हो, SN1, तो उसे भी तो बाई कार्बोकेटायन बनना पड़ेगा, यानी कि ये फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल केटायन बनाना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया जी फिनाइल, और इसके ऊपर आ जाए अपना प्लस का चार्ज, तभी तो फिनाइल केटायन होगा। बट बच्चों फिनाइल केटायन तो बनता ही नहीं है, फिनाइल केटायन तो स्टेबल होता ही नहीं है, नॉट स्टेबल, यहां लिख दीजिए नॉट स्टेबल। तो फिनाइल केटायन जब स्टेबल होता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है, तो फिर SN1 रिएक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। तो SN1 रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं, अब ये दिखाएगा भी सिर्फ तो सिर्फ SN2 ही दिखाएगा, तो रिएक्टिविटी वैसे ही आधी हो गई इसकी। एक तीसरा रीजन ये बनता है कि फिनाइल केटायन अपना बनता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, इस वजह से ये SN1 रिएक्शन नहीं दिखा पाता, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो बच्चों एक चौथा रीजन भी आता है, वो होता है रिपल्सन। अब ये क्या होता है ये समझिए, आप तो जानते ही हैं कि हेलो एरिन्स में सभी जगह भाई डबल बॉन्ड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपके पास में, तो इलेक्ट्रॉन रिच है और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ना चाह रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस का चार्ज होता है। अब आपको पता है कि कोई भी माइनस जब दूसरे माइनस के पास अप्रोच करेगा तब तो रिपल्सन होगा, ना कि अट्रैक्शन होगा, नहीं, इस पर भी माइनस है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस और ये माइनस तो रिपल्सन दिखाएगा ना,
तो बच्चों रिपल्सन फोर्स की वजह से भी कोई न्यूक्लियोफाइल आपका हेलोएरिन्स के पास नहीं जुड़ पाता है, इस वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेस रिएक्टिव। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को बताया व्हाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। ये आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।